हम आज के वीलॉग में 4 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और चारों क्योंकि बहुत ही अहम है, इसलिए हम इस वीलॉग के 4 हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में जनाब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है और जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं और जो इनका मकसद है उस पर बात करेंगे। दूसरा, जनाब बाजवा साहब के जाते ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब को वापस काबीना में ले लिया गया, अब वो दोबारा वज़ीर कानून बन गए। इस पर हम बात करेंगे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब गए क्यों थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब वापस कैसे आए। और तीसरी बड़ी अहम खबर है कि अब आसिफ अली जरदारी और इमरान खान के दरमियान पहला रब्ता हुआ है। उसमें इमरान खान साहब ने कुछ शराइत PDM के सामने रखी हैं, जिनको कल वज़ीर आज़म के साथ आसिफ जरदारी की जब मुलाकात हुई तो उसमें उन शराइत को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने क्लियर मैसेज इमरान खान साहब को दिया। वो क्या है वो भी हम इसी वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और चौथा और अहम इशू ये है कि परवेज़ इलाही साहब के जो साहबजादे मोनस इलाही साहब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, वो स्पेन में हैं इस वक्त। अब उनका इस नाजुक वक्त में, नाजुक टाइम में पाकिस्तान से बाहर चले जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि PTI ये कह रही है कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने साहबजादे को बाहर भेज के एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है। तो अब इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर हम बात करते हैं। जो ही जनाब बाजवा साहब ने कमान नए आर्मी चीफ के हवाले की, उसके साथ ही ट्रोलिंग शुरू हो गई। आप अगर कल और आज के टॉप ट्रेंड देखें तो एक इंतहाई खौफनाक किस्म का सिनेरियो पाकिस्तान के सामने आ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपकी स्क्रीन पे हैं कि जो पहला जो ट्रेंड है योम नजात 29 नवंबर, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? दूसरा जो ट्रेंड है वो टेरियन यानी उनके जो इमरान खान साहब से के ख़िलाफ़ ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये मेरा ख्याल है शायद तो उसका जवाब है। तीसरा ट्रेंड जो है ना योम दफ़ा, हम योम दिफा कहते थे, डिफेंस डे, और इसको जो योम दफ़ा कहा गया है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी खौफनाक चीज़ है ये। चौथा जो है वो ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान से रिलेटेड है, मैं वो नाम ले ही नहीं सकता जो इसका टाइटल रखा गया। और पाँचवा ये है कि वो गद्दार बाजवा था। अब ये 5 जो टॉप ट्रेंड हैं कल के और आज के दिन में, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब के साथ क्या किया जा रहा है। और आप इसके साथ साथ अगर PTI के अपने सीनियर लीडर्स की ट्वीट्स देख लें तो वो भी हर चीज़ मुंह से बोल रही है। शीरी मज़ारी साहबा, अब शीरी मज़ारी साहबा की जो ट्वीट है वो मैं आगे चल के आपके सामने पढ़ूंगा भी। दूसरा, इमरान इस्माइल साहब जो सिंध के गवर्नर रहे हैं, उसकी ट्वीट आप देख लें। फ़रख हबीब साहब की आप ट्वीट देख लें, इन्होंने 3 ट्वीट्स किए हैं। और ये कौन है? ये वज़ीर इत्तलात होते थे इमरान खान साहब के दौर में। अब आप इन तीनों की ट्वीट्स ज़रा इसका मुताला कर लें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि PTI जनरल बाजवा साहब के साथ आने वाले दिनों में करना क्या चाहती है। तो सबसे पहले शीरी मज़ारी साहबा की ट्वीट की तरफ आते हैं। शीरी मज़ारी साहबा ने अपनी ट्वीट में पाक फ़ौज का जो हल्फ है उसकी कॉपी लगाई और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये देखें कि कौन ऐसा शख्स है या कौन ऐसे अफीसर्स हैं जिन्होंने इस हल्फ की पासदारी की। फिर साथ ही उन्होंने मीर जाफ़र का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का हिस्सा है, तारीख से इनको नहीं निकाला जा सकता। तो अब आप शीरी मज़ारी साहबा का जो ट्वीट है इसको अगर आप तर्जुमा करके और साथ जो फ़ौज का हल्फ है उसके साथ रख के देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियरली पता चल जाएगी। और इसके बाद फ़रख हबीब साहब की ट्वीट आप देख लीजिए। इनकी पहली ट्वीट क्या है? वो ट्वीट ये कहती है कि गुमनामी में जाने से जो बदनामी कमाई वो ख़त्म नहीं होगी, मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है शायद दुश्मन कभी ऐसा ना कर सके। और इसके साथ हैशटैग क्या है? योम दफ़ा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फ़रख हबीब साहब के जो ख़यालात हैं वो कितने जहरीले हैं। इसके बाद इनकी दूसरी ट्वीट है कि 7 माह में मुल्क की मैशत तबाह हो गई, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो गए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अरशद शरीफ की शहादत, आज़म सवाती तशद्दुद, 25 मई पुरअमन मुज़ाहिरीन, बच्चों ख़वातीन पर तशद्दुद, इमरान खान पर कातलाना हमला, शहबाज मरियम जरदारी को NRO मिल गया, इसके ज़िम्मेदार कौन था? वो मीर जाफ़र प्लस था। योम दफ़ा। आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो इमरान खान साहब का बयानिया था इससे पहले, मीर जाफ़र और मीर सादिक को जब इमरान खान साहब से पूछा जाता था कि आप फ़ौज को मुलायन कर रहे हैं तो वही कहते थे नहीं, मीर जाफ़र तो तारीख़ का एक हिस्सा है, वो तो एक तारीख़ का करैक्टर है। लेकिन आज फ़रख हबीब साहब की जो आप ट्वीट देख रहे हैं वो मुंह से बोल रही है कि PTI मीर जाफ़र या मीर सादिक किसको कहती थी। और जो तीसरी ट्वीट है इनकी फ़रख हबीब साहब की, वो भी सुन लीजिए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को अब अपनी जायदाद का हिसाब देना चाहिए। इनको चाहिए फैक्ट फोकस की स्टोरी का जवाब रसीदों के साथ मीडिया के सामने रखें। अब इदारे के पीछे मजीद छुप नहीं सकते, लिहाजा पूरी कौम रसीदें मांग रही है। और हैशटैग क्या है? योम निजात 29 नवंबर।
अब आप इसको देखिए और इसके साथ आप इमरान इस्माइल साहब की ट्वीट देख लीजिए। ये एक स्क्रीनशॉट है, उस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने छड़ी जनरल आसम मनीर को सौंप दी और इसके ऊपर उन्होंने जो हैशटैग जो चल रहा है वो है यौम निजात 29 नवंबर। अब अगर आप इसके अलावा जो ट्वीट्स हैं वो मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं, मुख्तलिफ कारकुनों ने किया, वो देख लें। एक केक है वो काटा जा रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे है। इसके साथ साथ एक तस्वीर चल रही है बाहुबली की और उसके ऊपर जो तासुरात हैं, जो कमेंट्स हैं वो आप पढ़ लीजिए। इमरान रियाज साहब की एक ट्वीट है और उसे जब रीट्वीट किया जा रहा है तो वो आप उसको देख लें। और ये चंद मिसालें हैं, ऐसी ट्वीट्स इस वक्त हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया पे मौजूद है जो इस चीज़ का इजहार करती है कि पीटीआई इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि जो ही जनरल बाजवा साहब की यूनिफॉर्म उतरेगी तो ये जनरल बाजवा साहब के साथ ये सलूक करना शुरू कर देंगे। अब इस सलूक के ऊपर मेरे सिर्फ दो ही तासुरात हो सकते हैं। पहला तासुर तो ये है कि पीटीआई ने साबित कर दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं। जनरल बाजवा साहब वो वाहिद आदमी थे जिनकी एफर्ट से ये पार्टी इक़्तिदार में आई थी। अगर 2018 में जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को सपोर्ट ना करते, इलेक्शन रिग ना किया जाता, इमरान खान साहब के लिए पार्टियां ना तोड़ी जाती, इमरान खान साहब के लिए इलेक्टेबल्स इकट्ठे ना किए जाते, इमरान खान साहब के लिए साउथ पंजाब महाज ना बनाया जाता और इमरान खान साहब के लिए आरटीएस ना बिठाया जाता, तो आप यकीन करें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। और इसके बाद भी जब इन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली तो तब भी इनके पास इतनी नशिस्तें नहीं थी कि ये हुकूमत चला सकते या हुकूमत बना सकते। तो इसके बाद क्या किया, 2.5 साल तक मुसलसल फौज और जनरल बाजवा साहब इनकी हुकूमत को बनाने में और इनकी हुकूमत को चलाने में मशरूफ रहे। आप एमकेएम के लोगों से पूछ लें, एमकेएम के लोग आपको सच बताएंगे कि कितने लोग थे जो अपने घरों से गायब थे और उन लोगों की वजह से एमकेएम ने हमेशा पीटीआई का साथ दिया। क्योंकि ये लोग कहते थे कि जिस दिन हम वोट ना देने का फैसला करते थे हमें कुछ लाशें मिल जाती थी और वो खौफ था जिसकी वजह से हमने हमेशा पीटीआई का साथ दिया। काफ लीग के लोग आप तारक बशीर चीमा साहब से पूछ लें कि उन्हें कौन फ़ोन करता था और उस फ़ोन पे उन्हें कितनी मरतबा अपने ख्यालात को रीशेप करना पड़ा। इसके साथ आप अख्तर मैंगल साहब से बात कर लें, बाप पार्टी से बात कर लें आप, यानी कोई ऐसा इत्तेहादी नहीं होगा जो आपको सच ना बताए कि 2018 में गवर्नमेंट कैसे बनी थी और ये 2022 मार्च 2022 तक कैसे चलती रही। इस सारी एफर्ट के बाद जनरल बाजवा साहब अपने घर क्या लेकर गए, बदनामी लेकर गए और उस बदनामी के साथ अब ये रिटायर हो रहे हैं। और वो पार्टी जिसको इक़्तिदार में लाया गया, वो पार्टी जिसके इक़्तिदार को दवाम दिया गया, वो पार्टी जिसको हर जगह सपोर्ट दी गई, वो पार्टी जिसके लिए वज़रा का बंदोबस्त किया गया, वो पार्टी जिसके लिए फ़ौज कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरती रही और वहाँ से पैसे इकट्ठे करके ख़जाने में जमा करवाए, और वो पार्टी जिसके लिए जनरल बाजवा साहब ने हर शख्स की मिन्नत की, पाकिस्तान के अंदर मिन्नत की, प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान की मिन्नत की, अमेरिका की मिन्नत की, चाइना की मिन्नत की, और उसके बाद इस पार्टी ने उन्हें यह सिला दिया कि आज उनके खिलाफ एक ट्रोलिंग हो रही है खौफनाक किस्म की और साथ उन्हें गद्दार भी करार दिया जा रहा है, जो मेरा ख्याल ये कि आर्म फोर्सेस के किसी भी शख्स के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक एतराज़ होता है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि गाली होती है तो कम नहीं होए। और आप अब सिर्फ चंद घंटों के बाद आप उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक एहसान फरामोशी है जिसका पीटीआई मुर्तकब हो रही है और इससे आने वाले लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब हमने जनरल बाजवा साहब की ये गलती को माफ़ नहीं किया था कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट नहीं बचाई थी, तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आपके साथ हम क्या क्या नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस ट्रोलिंग ने पीटीआई के लिए वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं जिसके ज़रिए पीटीआई इक़्तिदार में आ सकते थे। लिहाजा इस पे एहसान फरामोशी के टाइटल के अलावा कुछ भी नहीं बनता। तो हैशटैग मेरी तरफ से एहसान फरामोशी है, अगर आप इसे कैरी करना चाहते तो ज़रूर करें, लेकिन पीटीआई को इस चीज़ पे सोचना ज़रूर चाहिए। अब हम आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ आते हैं। ये मुल्क के नामवर कानूनदान हैं, वकील हैं बहुत बड़े। ये मियां नवाज शरीफ साहब के वकील भी थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने इन्हें सबसे पहले सेनेटर बनाया और इसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्हें वज़ीर कानून का कलमदान दिया गया और ये ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन फिर 22 अक्टूबर आया, लाहौर में आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से एक रेफरेंस हुआ, वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे। वहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नारे लगे और जिस पे फ़ौज ने ठीक ठाक माइंड किया। इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब से एहतजाज किया गया था
और मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने बड़ा एहतजाज किया गया था और गवर्नमेंट से ये कहा गया था कि आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से फ़ौरन इस्तीफ़ा लें। बिलावल भुट्टो साहब ने फ़ौरन माज़रत कर ली और उनकी ऑफिशियल माज़रत ट्विटर पे भी चली और इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी चले। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब से फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा ले लिया था और इसके बाद इन्हें घर भेज दिया गया था, लेकिन इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया था, उसे दराज में रख दिया गया था। कल जब बाजवा साहब ने कमांड छोड़ी और नए आर्मी चीफ आए तो सबसे पहले हुकूमत ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इस्तीफ़ा नामंजूर करके उन्हें वापस ले लिया। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की वापसी इस चीज़ की गमाज़ है कि हुकूमत फ़ौज को टेस्ट करना चाहती है। वो ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या कमांड चेंज करने से क्या फ़िलासफ़ी भी बदल गई या नहीं बदले। अब अगर फ़ौज की तरफ से रिएक्शन नहीं आता तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब चलते रहेंगे और हुकूमत कॉन्फिडेंस के साथ सियासी मामलात में अपने फ़ैसले कर सके। लेकिन अगर इन्हें ये फ़ैसला बदलना पड़ता है तो फिर इसका मकसद यही होगा, इसकी वजह यही होगी कि फ़ौज ने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। फ़ौज अभी तक कमांड चेंज के बावजूद अपने पुराने सिलसिले पे, पुराने मौक़िफ़ पे कायम है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो इस्तीफ़ा वापस हुआ है वो बेसिकली एक टेस्ट केस है जिससे फ़ौज और हुकूमत के दरमियान जो तल्लुकात है उसका तखमीना, उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब वापस आ गए, फ़ौज की नाराज़गी से गए थे, अब फ़ौज की न्यूट्रलिटी से शायद वापस आए हैं। आने वाले दिनों में ये फ़ैसला होगा कि फ़ौज इस गोली को निगलती है या नहीं निगलती। और तीसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो है आसिफ अली ज़रदारी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक राब्ता। अंदर के कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी साहब को एक मैसेज दिया गया है कि आप लोग मुझे फेस सेविंग दे दें, मैं दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं लेता, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ता। और फेस सेविंग के लिए उन्हें यह कहा गया है कि PDM का एक वफ्द मेरी इयादत के लिए आए और आके ये कहे कि इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादती हुई उसका इजाला होना चाहिए और अगर ये कोई FIR करवाना चाहते हैं या आज़ाद इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो एक आज़ाद कमीशन बन जाना चाहिए, ये कहें। और इसके साथ साथ इनसे दरख्वास्त की जाए आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से या PDM की तरफ से कि आप असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला वापस ले लें, तो फिर मैं ये फ़ैसला वापस ले लूँगा और इसके बाद हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के कुछ मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। तो फिर बर्फ़ पिघलेगी और हम आमने सामने बैठ के इलेक्शंस का फ़ैसला कर लेंगे। और फैसले में इनको ये मैसेज दिया गया PDM को कि आप चंद महीने आप अपने मौक़िफ़ से पीछे आ जाएं और चंद महीने मैं अपने मौक़िफ़ से आगे सिरक जाता हूं, तो इससे हम दरमियान का कोई रास्ता निकाल के अप्रैल या मई में इलेक्शन करवा लेते हैं, रमज़ान के फ़ौरन बाद इलेक्शंस हो जाएं। ये पैगाम आसिफ अली ज़रदारी साहब लेके मियां शहबाज शरीफ साहब के पास आए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब से बात की गई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ौरन इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब को ये मैसेज दे दें कि जो वो करना चाहते हैं कर लें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब की बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती, लेकिन एक चीज़ है कि राब्ता अब गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान पहला हुआ है और अब ये सिलसिला अगर आगे बढ़ता है तो PDM और इमरान खान साहब दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बेहतर सोल्यूशन है। अल्टीमेटली इसी तरफ जाना चाहिए। और आखिरी खबर, मोनस इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं है। अब सवाल ये मोनस इलाही साहब कहाँ हैं। कुछ तस्वीरें छपी हैं कि मोनस इलाही साहब स्पेन के अंदर हैं, वहाँ पर वो गुजरात के लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ तकरीबात से ख़िताब कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मोनस इलाही साहब को तो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था, जब असम्बली टूट रही है, गवर्नमेंट जा रही है, नए इलेक्शन हो रहे हैं, तो मोनस इलाही साहब मुल्क से बाहर के क्या कर रहे हैं। इस पर PTI की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि देख लें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने बेटे को मुल्क से बाहर भिजवा दिया है और इसका यही मकसद है कि कल अगर हुकूमत बदलती है तो मोनस इलाही साहब गिरफ्तार ना हो जाएं। लिहाजा सबको पता है कि मोनस इलाही साहब अगले शिकार बनने वाले हैं, इसलिए उन्हें मुल्क से भगा दिया गया। क्या वाकई वो मुल्क से भागे या नहीं भागे, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या मोनस इलाही साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये हम अगले व्लॉग में डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे। तो 4 अहम खबरें जो आपके सामने रख दी गई हैं, उस पर थोड़ा सा तबसरा कर दिया गया। अब आपने फैसला खुद करना है कि कौन सी खबर ज़्यादा बेहतर है।